Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District Chittorgarh. Dear students, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन का जो सेकंड पार्ट है हमारा, जो कि अधिकार अंशों से रिलेटेड है, उसे हम करेंगे। तो कोई भी कंपनी जब अपने पहले शेयर्स इशू कर चुकी होती है और नेक्स्ट टाइम जब शेयर्स और इशू कर रही होती है, फर्दर इशू कर रही होती है, तो उसे हम लोग राइट शेयर्स के बारे में जानते हैं और इसका क्या अर्थ है। तो प्रायः कंपनियां अपने जीवन काल में एक बार ही नहीं वरन आवश्यकता अनुसार समय समय पर अनेक बार अंशों का निर्गमन करती है। कंपनी द्वारा प्रथम निर्गमन के पश्चात किए गए सभी अंश निर्गमन को अतिरिक्त पूंजी का निर्गमन कहते हैं। कंपनी अपनी अंश पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से नए अंशों का निर्गमन करती है, तो नए अंश सर्वप्रथम पुराने अंशधारियों को प्रस्तावित किए जाते हैं। धारा 62। अब इन पुराने अंशधारियों को जब प्रस्तावित किए जाते हैं, अर्थात कंपनी द्वारा निर्गमित इन अंशों को विद्यमान इक्विटी समता अंशधारियों को लेने का प्रथम अधिकार होता है। फलतः ऐसे निर्गमित अंशों को अधिकार अंश कहते हैं। इन अंशधारियों को नए अंश उनके द्वारा धारित किए हुए इक्विटी अंश की प्रदत्त अंश पूंजी के अनुपात में प्रस्तावित किए जाते हैं। अधिकार निर्गमन पर कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु विद्यमान अंशधारियों को नोटिस में 15 दिन से कम तथा 30 दिन से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। नोटिस में निर्धारित किए गए दिनों की अवधि पूरी होने के पश्चात अथवा उस अवधि के पूरा होने से पहले अंशधारियों द्वारा मना करने पर उक्त अंश कंपनी के संचालक मंडल द्वारा अन्य व्यक्तियों को निर्गमित किए जा सकते हैं। उपरोक्त अंश पुराने अंशधारियों को कंपनी अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत मिलते हैं, अतः ऐसे अंशों को अधिकार अंश के नाम से भी पुकारा जाता है तथा यह अधिकार हकशफा राइट ऑफ प्रीएम्प्शन भी कहलाता है। अधिकार अंशों के संबंध में सेबी के दिशा निर्देश सेकंड ईयर बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए ये 10 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकार अंश और उससे संबंधित सेबी के दिशा निर्देशों को समझाइए। तो आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन देते हुए सेबी के दिशा निर्देश समझाने होंगे। तो आइए हम भी समझते हैं। सबसे पहला, सेबी के दिशा निर्देशों में सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू, ये दिशा निर्देश उन सभी कंपनियों पर लागू होते हैं जिनके अंशों का सूचीयन भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ हो, अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और अन्य जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, किसी में भी अगर उसका सूचीयन है, इंडेक्स्ड है, लिस्टेड है, तो उस दशा में ये नियम लागू होंगे। ये दिशा निर्देश तब लागू नहीं होते हैं जबकि जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। साधारण सभा में अनुमोदन। अधिकार अंशों का निर्गमन, प्रत्येक निर्गमन कंपनी की साधारण सभा के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अधिकार निर्गम को वापस लेना। यदि कोई कंपनी अधिकार निर्गम अंशों के निर्गम की घोषणा करने के बाद वापस ले लेती है, तो ऐसी कंपनी अगले 12 महीनों में अपनी प्रतिभूतियों के सूचीयन हेतु आवेदन नहीं कर सकेगी। अभिगोपन। अधिकार निर्गमन का अभिगोपन आवश्यक नहीं है, किंतु यदि कोई कंपनी अभिगोपन कराती है तो लीड मैनेजर को प्रस्ताव पत्र में यह लिखना पड़ेगा कि इस निर्णय के दायित्वों को पूरा करने हेतु अभिगोपक के पास पर्याप्त संपत्तियां हैं। निर्गम रजिस्ट्रार। अधिकार निर्गम के लिए कम से कम एक निर्गम रजिस्ट्रार अवश्य नियुक्त करना पड़ेगा। प्रथम श्रेणी के मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति। जब कोई कंपनी 50 लाख रुपए से अधिक राशि प्रीमियम सहित का अधिकार निर्गमन करती है, तो उस कंपनी को इस कार्य के लिए एक प्रथम श्रेणी के मर्चेंट बैंकर को नियुक्त करना होगा। ऐसा मर्चेंट बैंकर सेबी द्वारा पंजीकृत होगा। समझौता स्मरण पत्र। कंपनी द्वारा अधिकार निर्गमन
लाने से पूर्व प्रत्येक कंपनी लीड मैनेजर के साथ एक ऐसा समझौता स्मरण पत्र लिखेगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखेगी। इसमें दोनों पक्षकारों के आपसी अधिकारों एवं दायित्वों का उल्लेख किया जाएगा। इसकी प्रति प्रस्ताव प्रलेख के साथ सेबी को भी प्रस्तुत की जाएगी। अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्णदत्त करना। अधिकार अंश निर्गमित करने से पूर्व समस्त अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्णदत्त करना चाहिए अथवा अपूर्ण दत्त अंशों का हरण करना चाहिए। प्रतिभूति ये बात आप याद रखें कि अधिकार अंश का निर्गमन करने से पूर्व समस्त अंश पूर्णदत्त हो जाने चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर होने की दशा में अधिकार निर्गमन नहीं किया जा सकता। प्रतिभूतियों का अभौतिक रूप से निर्गमन। प्रत्येक कंपनी को अधिकार अंश का निर्गमन अभौतिक रूप से में ही करना होगा। इस हेतु निर्गमन लाने वाली पूर्व ही कंपनी को किसी डिपॉजिटरी से अनुबंध कर पूर्व में जारी किए गए अंशों का अभौतिकरण करना चाहिए। तत्पश्चात सभी अंशधारियों को अपने अंशों का अभौतिकरण करने का विकल्प देना चाहिए। अगला दिशा निर्देश है स्वतंत्र मूल्य निर्धारण। यदि कोई भी विद्यमान कंपनी अपने अधिकार निर्गमन के अंशों का मूल्य प्रीमियम स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारित कर सकती है। मूल्य विभेद। संयुक्त निर्गमन में विद्यमान अंशधारियों तथा जनता को भिन्न भिन्न मूल्यों पर भी अंश जारी किए जा सकते हैं। यह मूल्य विभेद का अधिकार विद्यमान सूचीकृत कंपनियों को ही प्राप्त है। अधिकार निर्गमन के खुले रहने की अवधि। अधिकार निर्गमन की अभिधान सूची कम से कम 30 दिनों तक खुली रखनी होती है तथा इसे अधिकतम 60 दिनों तक खुला रखा जा सकता है। न्यूनतम अभिधान। यदि कंपनी को अंश निर्गमन के 90% के बराबर राशि का अभिधान जनता और अभिभावकों से 60 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी द्वारा अभिधान की संपूर्ण राशि अगले 10 दिनों में आवेदकों को वापस लौटानी होगी। अधिकार अंशों के प्रस्ताव का विज्ञापन। जब कोई कंपनी अधिकार अंश जारी करेगी तो वह कंपनी अपने प्रस्ताव पत्र भेजने की सूचना का विज्ञापन कम से कम 2 अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्रों, एक हिंदी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में तथा एक विज्ञापन क्षेत्रीय भाषा के अखबार में देगी। यह विज्ञापन उस प्रस्ताव के खुलने की तिथि से कम 7 दिन पूर्व किया जाएगा। इस विज्ञापन में अधिकार अंशों के लिए अभिधान सूची खुलने और बंद होने का भी अभिलेख होगा। प्रस्ताव पत्र न मिलने की दशा में सादे कागज पर प्रस्ताव करने का अवसर देना। अधिकार अंशों के विज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि प्रस्ताव की दूसरी प्रति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। दूसरी प्रति न मिलने पर सादे कागज पर आवेदन करने और उसमें दी जाने वाली सूचनाओं की जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कागज पर आवेदन करने वाले अंशधारी को अपने अधिकार अंशों का परित्याग का अधिकार नहीं मिलता है। एक बार सादे कागज पर आवेदन करने के बाद मुद्रित प्रलेख पर भी आवेदन करने से भी परित्याग का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उपरोक्त नियम एक निजी कंपनी पर लागू नहीं होते। अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके एक सार्वजनिक कंपनी भी उक्त नियम की बाध्यता से मुक्ति पा सकती है। यदि सार्वजनिक कंपनी के उक्त नियम से मुक्ति पाने हेतु साधारण प्रस्ताव ही पास किया है तो केंद्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसके बाद बच्चों सामान्यतः यह पाया जाता है कि जब कोई कंपनी अपने अधिकार अंशों का निर्गमन करती है तो जैसे उदाहरण के लिए किसी अंशधारी के पास 50 शेयर हैं और 3 के बदले 2 शेयर दिए जा रहे हैं अधिकार के रूप में, तो वो फ्रैक्शन का रूप ले लेती है। तो थोड़ी सी जानकारी हम इस फ्रैक्शन के बारे में लेते हैं कि अंशधारियों को मिले हुए अधिकार अंश प्रायः टुकड़ों में विभाजित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक कंपनी पुराने 3 अंशों के धारक को एक नया अंश निर्गमित करती है और एक अंशधारी के पास उक्त कंपनी के 20 अंश हैं तो वह 6.6666 नए अंशों का प्रस्ताव प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अंशों का आवंटन अंशधारियों को टुकड़ों में न किया जाकर पूर्ण अंशों में किया जाता है।
अतः अंशों के टुकड़े के लाभ को पुराने अंशधारियों में कई विधियों से विभाजित किया जा सकता है। सबसे अधिक व्यवहारिक विधि यह है कि ऐसे पुराने अंशधारियों द्वारा किन्हीं दो संचालकों को अपना ट्रस्टी नियुक्त किया जाता है और उन्हें प्रस्तावित अंशों के टुकड़े इन संचालकों के नाम पर बंटित कर दिए जाते हैं। यह संचालक इन अंशों को या तो बाजार में बेचकर प्राप्त राशि में से कंपनी को देय राशि घटाकर शेष बची शुद्ध प्राप्ति को संबंधित अंशधारियों में विभाजित कर देते हैं, अथवा अंशधारियों को इन टुकड़ों को निश्चित अवधि में एक खरीद या बेचकर पूर्ण अंश में परिवर्तित करवाने की सुविधा प्रदान करते हैं। जहां तक बात इस राइट शेयर की बारे में जर्नल एंट्रीज की है, तो आने वाले दिनों में हम लोग जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कंपनी अकाउंटिंग के, उस दौरान हम लोग इस चीज को देखेंगे। अब हम बात करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट समता अंश। ऐसे अंश जो कर्मचारियों को दिए जाते हैं, संचालकों को दिए जाते हैं, तो किस प्रकार आप परिभाषित करेंगे? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अनुसार स्वेट इक्विटी अंश से तात्पर्य उन समता अंशों से है जो किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों और संचालकों पर बट्टे अथवा नकद के अतिरिक्त किसी प्रतिफल के बदले जारी किए गए। स्वेट इक्विटी शेयर आप किसको बोलोगे? कर्मचारी अथवा संचालकों को बट्टे पर अथवा नकद के अतिरिक्त किसी प्रतिफल के बदले में जारी किए गए। नकद के अतिरिक्त प्रतिफल से तात्पर्य किसी जानकारी देने, नो हाउ देने, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रकृति के अधिकार उपलब्ध करने या मूल्य वृद्धि करने के लिए दिया गया हो, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। से स्वेट इक्विटी अंश निर्गमन की प्रक्रिया। एक कंपनी द्वारा जिस श्रेणी के समता अंशों का निर्गमन पहले किया जा चुका हो, उसी श्रेणी के स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं। स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके अधिकृत है। प्रस्ताव में अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल यदि कोई है, और जिन संचालकों अथवा कर्मचारियों को इन अंशों का निर्गमन किया गया है उनकी श्रेणी अथवा श्रेणियां। जिस तिथि को कंपनी व्यापार प्रारंभ करने के लिए अधिकृत थी, उससे स्वेट अंश निर्गमन की तारीख तक कम से कम 1 वर्ष समाप्त हो गया हो। कंपनी के संबंधित कर्मचारी संचालक ने कम से कम 1 वर्ष तक भारत से बाहर अथवा भारत में कंपनी का कार्य किया हो। एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अंशों वाली कंपनी द्वारा स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है, लेकिन गैर सूचीबद्ध अंशों वाली कंपनी द्वारा स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। इक्विटी अंशों के संबंध में जो मर्यादाएं, प्रतिबंध तथा प्रावधान हैं, वे समस्त प्रावधान स्वेट इक्विटी अंशों के निर्गमन पर भी लागू होंगे। कंपनी की सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनी के कर्मचारी संचालकों को भी स्वेट इक्विटी अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। तो स्वेट इक्विटी अंश भी आप लोगों के लिए 10 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है या शॉर्ट नोट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस स्वेट इक्विटी अंश की परिभाषा को शॉर्ट नोट्स के रूप में अवश्य याद करें, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे पास है कॉल्स ऑन शेयर। जैसा आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा है कि जो फेस वैल्यू होती है शेयर्स की, उसे किस्तों में मंगवाया जाता है और किस्तों को हम लोग मांग कहा करते हैं। आवेदन तथा बंटन के समय दी गई रकमों के अतिरिक्त शेष रकमों को हम लोग मांग राशि कहते हैं। पहली किस्त जो है हम आवेदन कहलाती है, दूसरी किस्त को हम लोग बंटन राशि कहते हैं। मतलब एक सामान्य पब्लिक से जब पहली बार आवेदन आता है तो उसे आप आवेदन राशि कहते हैं। जब अंशों का बंटन कर दिया जाता है तो उसे हम बंटन राशि कहते हैं। और उसके बाद वाली सारी किस्तों को हम लोग मांग राशि कहते हैं। तो कंपनी के अंतर नियमों में प्रायः निम्न व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रत्येक मांग की राशि के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य को मांग पर देय राशि, समय तथा भुगतान करने के स्थान के विषय में 14 दिन की सूचना मिलनी चाहिए।
दो लगातार मांगों के बीच कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। मांग करने का अधिकार संचालकों को ही है तथा संचालक मांग संचालकों की सभा में उचित प्रस्ताव पास करके ही की जाती है। संचालकों को यह मांग कंपनी के अधिकतम हित में करनी चाहिए। इस अधिकार के संबंध में संचालक कंपनी के प्रन्यासी माने जाते हैं। संचालक किसी भी मांग को निरस्त अथवा स्थगित कर सकते हैं। अंशों के संयुक्तधारी अंशों पर मांग का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अंशों की अदत्त मांगों पर उनके भुगतान की देय तिथि से भुगतान करने की वास्तविक तिथि तक का ब्याज तालिका ए की व्यवस्थाओं के अनुसार 5% वार्षिक दर से प्रविवरण की निर्धारित की हुई दर से मांगा जा सकता है। यहाँ बुक में करेक्शन होगा क्योंकि ये रेट चेंज कर दी गई है। तालिका अ के अनुसार अब 5% ब्याज नहीं है, अब ये रेट 10% की गई है। ऐसे ब्याज लेने के अधिकार कंपनी का संचालक मंडल पूर्णतः या आंशिक रूप से निरस्त और अथवा कम कर सकता है। कंपनीज में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर होता है जिसे हम लोग प्रारंभिक व्यय के नाम से जानते हैं। ऐसे खर्च जो कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग लेवल पे किए जाते हैं, प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। इन्हें निर्माण व्यय, प्रवर्तन व्यय, संगठन व्यय के नाम से भी पुकारा जाता है। इन खर्चों के कुछ उदाहरण जो आप ये नोट कर सकते हैं: कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए वैधानिक प्रलेख जैसे सीमा नियम, अंतर नियम को तैयार करना, उनको छपाने की लागत, रजिस्ट्रार के पास प्रलेखों को फाइल करने की फीस, प्रलेखों पर मुद्रांक कर, अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी, प्रविवरण को तैयार करने, छपाने और उसके विज्ञापन पर हुआ खर्च, प्रार्थना पत्र, बंटन पत्र आदि प्रपत्रों को छपाने का व्यय, कंपनी की साल मुद्रा तैयार करने का व्यय, कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों पर दिया गया अभिगोपन कमीशन, दलाली, कंपनी निर्माण के समय प्रथम बार निर्गमित अंशों या ऋण पत्रों पर दिया गया अभिगोपन कमीशन, दलाली भी प्रारंभिक व्यय में शामिल किया जाता है। बाद में अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कमीशन दलाली दी जाती है उसे प्रारंभिक खर्चों में शामिल नहीं किया जाता। मतलब ये कि जब कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर निर्गमित कर रही है तो उन पर जो कमीशन दिया जाएगा उसे प्रारंभिक व्यय माना जाएगा, किंतु सब्सिक्वेंट व्यय में जब कंपनी शेयर्स ऋण पत्र इशू करेगी उस पर जो कमीशन या दलाली दी जाएगी उसे प्रारंभिक खर्चों में शामिल आपको नहीं करना है। सामान्यतः प्रारंभिक व्यय पूंजीगत व्यय होते हैं, अतः इन्हें प्रतिभूति प्रीमियम अथवा पूंजीगत लाभों में से अपलिखित किया जा सकता है अथवा आयगत लाभों में शनय चार्ज करके अपलिखित किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में दिए गए चिट्ठे के प्रारूप में प्रारंभिक व्यय, ऐसे ही अन्य पूंजीगत व्यय हानियों के आस्थगित आयगत हानियों में न अपलिखित राशि को दर्शाने हेतु संपत्ति पक्ष में पृथक शीर्षक में था, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में इनकी न अपलिखित हुई राशि को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष के अधीन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शीर्षक में नहीं रखा गया है। अतः अंश निर्गमन व्यय अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय और ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा का लेखा मानक 16, लेखा मानक 26 इंटेंजिबल एसेट्स में विशिष्ट शेयर के व्यय माने गए हैं, जिन्हें सामान्यतः 3 से 5 वर्षों में अपलिखित किया जाता है। इसलिए कुछ कंपनियों पर दृष्टिगण है कि इन्हें चिट्ठे के भीतर चिट्ठे पर टिप्पणी के पृथक मत के रूप में दर्शाना उचित है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अनुसूची 3 के संबंध में जारी दिशा निर्देश गाइडेंस नोट ऑन रिवाइज्ड शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसी कंपनियों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि वे अपलेखन से बचे ऐसे व्ययों को अदर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत दर्शा सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि अपलेखन से बचे हुए व्ययों को भविष्य में अपलेखन करने हेतु अपलेखन करने की अवधि की चिट्ठे की तिथि के पश्चात 12 माह या 12 माह पश्चात दर्शा सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग फिलहाल यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंपनी अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।